हेलो फ्रेंड्स। आज हम टेक्स्ट बुक लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन जो 16 और 17 फरवरी को आया था वो करने जा रहे हैं। ठीक है। तो उससे पहले मैं इस चैनल के बारे में कुछ बता देता हूँ कि इस चैनल पे हम टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक टेस्ट सॉल्यूशंस और ओ लाइव बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट सॉल्यूशन ओनली फॉर मैथ सब्जेक्ट है ना। एंड और जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे कराएंगे तो उन चीज़ों को हम पहले क्या करेंगे कि हम पहले क्वेश्चन देखेंगे और उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और उसका पहले बेसिक वो देखेंगे और फिर उसका कॉन्सेप्ट से देखेंगे, है ना। और इस चैनल के जो हम सॉल्यूशंस करवाएंगे तो वहां पे जो उसके सॉल्यूशंस के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो आप, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे जो हम डालने वाले हैं तो रिलेटेड रिलेटेड पीडीएफ्स डालने वाले हैं जो कि इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट में होंगी। ठीक है। इंग्लिश की एंड मैथ्स की पीडीएफ्स जो कि अच्छे क्वेश्चंस की पीडीएफ्स होंगी जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन इज कि डिवाइड 150 इंटू टू पार्ट सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3:1:2। सो हम इसको यदि बेसिक से देखें तो सपोज लेट्स एक्स एंड बाई आर टू नंबर्स, एक्स एंड बाई आर टू नंबर्स। और जब एक्स एंड बाई आर टू नंबर्स तो हमें दिया हुआ क्या है कि एक्स प्लस बाई इज इक्वल्स टू 90 एंड 1/x+1/y इज इक्वल्स टू 3/112। दिस इज द बेसिक मेथड। ओके, ये तो इसका बेसिक तरीका हो गया कि यहां से हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब एक्स और वाई की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, नो नो, दिस इज रॉन्ग। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/50। सो यहां से हम इसको देखें तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 3:1:2। यानी कि हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो यहाँ से आएगी हमारे पास 112 इंटू 50। 112 इंटू 50। अब ये 112 इंटू 50 है तो जैसे यहाँ पे यदि 100 होता तो ये इसका आंसर क्या आ जाता है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 11,200। लेकिन ये हमारे पास क्या है कि 112 इंटू 50 है तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास ऐसे, 5600। 5600। अब हमको एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 5600। यदि हम ऑप्शंस पे जाएं तो ऑप्शंस में हमें क्या दिख पा रहा है, 50 इंटू 90। तो 50 इंटू 90 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 4500। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता इस चीज का। अब हम यदि 60 और 90 को देखें तो 60 और 90 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 5400। ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब हम यदि बी ऑप्शन को देखें तो 70 और 80 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 70 और 80 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 5600। तो ये ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हमने तो ये तो क्या करा है कि बेसिक तरीका करा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करने का सही तरीका यही है कि तुम्हें क्वेश्चन में आते ही क्या देखना है कि हमें सिर्फ ऑप्शन से क्वेश्चन निपटाना है। ठीक है। ऑप्शन से निपटाने का मतलब यदि हम इसको देखें रेसिप्रोकल्स का योग कितना आ रहा है, रेसिप्रोकल्स यानी कि व्युत्क्रम्स का योग। तो व्युत्क्रम्स का योग जब हमारे पास 3/112 आ रहा है तो हमारे पास 1/50 प्लस 1/90 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 140/4500। तो ये तो हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। यदि हम 70 और 80 को चूज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 150/5600। 150/5600 यानी कि हम इसको और इसको काट दें और हम इसको 5 से काटें तो 3:1:2। यानी कि यदि हम ऑप्शन से भी करके देखें, यदि हम इंडिविजुअल ऑप्शन भी चेक करें ऐसे क्वेश्चंस में तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 70 और 80। ठीक है। तो वो संख्या है 70 और 80 है। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए इज टू बी। तो एंड दियर सेविंग्स इज 9:25 इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इनकम क्या होती है, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है। अब हमारे पास दो पर्सन हैं, ए और बी। तो ए रेशियो बी यदि हम ऐसे लिखें, यहाँ पे ए रेशियो बी हम ऐसे लिखें, और इनकम हमारे पास क्या है, इनकम का रेशियो क्या है हमारे पास, 3:8 है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है,
एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास ये गिवन है कि जो एक्सपेंडिचर बी का है ना, वो ए की इनकम के इक्वल है। और इनकी सेविंग का रेशियो क्या है, सेविंग का रेशियो क्या है, यानी कि सेविंग का रेशियो आ रहा है इनका 9:25। अब हम यहां से यदि फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो सेविंग का फॉर्मूला क्या आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। और जब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर फॉर्मूला आएगा तो यहाँ पे सपोज देखो कि बी की इनकम तो 8 है, और यहाँ पे इसका क्या है, ये सेविंग 25 है। तो पॉसिबल है क्या कि कोई छोटी चीज बड़ी चीज में से कोई छोटी चीज घटाएंगे तो वो आ जाएगा, बड़ा बड़ी नंबर आ जाएगी, नहीं आएगी। तो यदि हम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेविंग तो हमेशा छोटी रहेगी ना, इससे सेविंग तो हमेशा छोटी रहनी चाहिए। अब यदि हम इनकम और एक्सपेंडिचर को देखें तो बी का एक्सपेंडिचर ए की इनकम के इक्वल है, यानी कि जो इसका 3 है तो ये भी कितना है हमारे पास 3 है, ये भी कितना है हमारे पास 3 है। अब 8 - 3 करेंगे तो 25 नहीं आता, 8 - 3 करेंगे तो 5 आता है। ठीक है, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई होके आ रहा है। अब ये 5 का मल्टीप्लाई होके आ रहा है तो तुमने एक रूल पढ़ा है कि यदि कोई हमारे पास रेशियो गिवन है जैसे एक्स रेशियो बाय, तो हम इस रेशियो को यदि किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे और यदि किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो रेशियो वही की वही रहता है। जैसे सपोज करो कि हम दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x/5 अब भी रेशियो वही है, अब भी रेशियो वही है। यदि हम x/5 और y/5 करेंगे तो अब भी रेशियो वही है। यानी कि हम किसी चीज को जो किसी रेशियो को यदि किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे और किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो उस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि हम इनकम के रेशियो को यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी यही चीजें समान रहेंगी, यानी कि जब इनकम के रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/40 आ जाएगा, 15/40 आ जाएगा। और 15/40 जब आ गया तो बी की यहाँ से एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, बी का एक्सपेंडिचर 15 हो गया। बी का एक्सपेंडिचर जब 15 हो गया तो देखो 40 - 15 25, यानी कि बी की जो सेविंग है वो 25 आ गई, बी की जो सेविंग है 25 आ गई, और ए की इनकम कितनी आ गई, 15 आ गई। यानी कि 15 में से कितना घटाएं कि उसकी सेविंग 9 रह जाए, यानी कि 15 में से हम 6 घटाएंगे। तो यानी कि ए और बी के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा, 6:15। अब हम इसको यदि 3 से डिवाइड करें दोनों साइड तो हमारे पास 2:5 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ ए 9 डिजिट नंबर, ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है और हमें ये क्या बता रहा है कि ये 72 से डिविजिबल है। अब 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम 72 को हम इंडिविजुअली क्या लिख सकते हैं, इसको यदि हम इसको उसमें लिखें प्राइम नंबर्स के उसमें, तो 9 × 8 लिखेंगे, 9 × 8 लिखेंगे। अब यदि 9 × 8 लिखा हमने 72 को, तो 72 में जो संख्या है 72 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो इंडिविजुअली 9 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, सपोज आपने यदि 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो हम 4 का भी बना सकते हैं, 8 का ही बना सकते हो, 16 का ही बना सकते हो और 32 का ही बना सकते हैं। 2 का रूल क्या होता है कि एंड में जो वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के दो नंबर, जैसे सपोज करो कि मैं आपके सामने वो एक संख्या लिख रहा हूँ 15,032, यानी कि लास्ट के दो नंबर्स 32 हैं, तो 32 यदि 4 से डिविजिबल है तो 15,032 भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 8 का रूल क्या है, यदि लास्ट के 3 अंक यानी कि 032 लास्ट के 3 अंक हैं तो 032 यदि 8 से डिविजिबल है तो 15,032 भी होगा। यानी और यदि 16 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो लास्ट के 4 डिजिट्स, और 32 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो लास्ट के 5 डिजिट्स। ठीक है, तो हम यदि यहाँ पे देखें तो हमारे पास संख्या क्या गिवन है, 5/9705x2। तो हम यदि इसको 8 से डिविजिबल बनाएंगे तो यहाँ पे 5x2 है। तो 5x2 जब डिविजिबल होगा उससे किससे, 8 से, तो हम x की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, x की हम वैल्यू 1 रखेंगे तो भी ये x, तो भी ये 8 से डिविजिबल है। यदि हम 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो देखो 522 है, और 522 8 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, अब 3 भी रख के देखें तो 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। अब यदि हम 5 रख के देखें तो 552, 552 बन रहा है जो कि 8 से डिविजिबल है, जो कि 8 से डिविजिबल है। लेकिन हमें एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए,
एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास पहले तो क्या थी, एक आ रही थी, फिर इसके बाद पांच आ रही है। अब हम एक्स की वैल्यू यदि नाइन रख के देखें तो हम देखेंगे कि 592 भी किससे डिविजिबल है, आठ से डिविजिबल है। तो यानी कि एक्स की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, नौ आ गई। एक्स की वैल्यू तो नौ आ गई। अब हमें किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है इसकी, नौ से। अब हम नौ से जब डिविजिबिलिटी चेक करेंगे इसकी, तो नौ से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जो डिजिट्स का सम होगा, डिजिट्स का सम होगा वो नौ से डिविजिबल होना चाहिए। अब डिजिट्स का सम हम यदि निकालें तो यहाँ पे क्या है, फाइव प्लस बाय प्लस नाइन प्लस सेवन प्लस फोर प्लस जीरो प्लस फाइव, और हमारे पास एक्स की वैल्यू नाइन है प्लस टू। ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हम यदि देखें तो फाइव और नाइन कितना हो गया, फोर्टीन, और फोर्टीन और सेवन, 21, 25, 26, और 26 प्लस टू, 28, और 28 और नाइन, 37। ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो y की वैल्यू, वो i की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, y की वैल्यू, अरे ये हमसे गलत हो गया थोड़ा। हम यदि देखें तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो फाइव प्लस नाइन, फोर्टीन, फोर्टीन और सेवन कितना हो गया, 21, 25, 25 और फाइव, 30, 39, और ये हो गया कितना, 41। यानी कि 41 प्लस बाई आ रहा है। यदि हम बाई की वैल्यू यहाँ पे चार ले लें तो 41 प्लस फोर बन जाएगा, यानी कि 45 तो नाइन से डिविजिबल है ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ से कि x की वैल्यू तो नाइन आ गई है, y की वैल्यू फोर आ गई है। तो यानी कि हमको x माइनस टू वाई की वैल्यू चाहिए। तो x माइनस टू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x माइनस टू वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन आ जाएगी। तो ऑप्शन वन ठीक है इसका आंसर। फाइंड द एस सी एफ ऑफ 11 बाई 25, 9 बाई 20, हाँ 16 बाई 15 एंड 10 बाई 33। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जब एस सी एफ निकालना होता है तो हमें पहले से पता रहना चाहिए कि एस सी एफ होता क्या है। एस सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि हम जैसे तीन संख्याएं चुने, सपोज करो कि हमने तीन संख्याएं चुन ली, 16, 20, और ये हमने चुन लिया एक कितना, 28। ठीक है। तो हम 16, 20 और 28 में क्या देख रहे हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5। और 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 7। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्ट, जब एस सी एफ को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहे हैं, तो हम इन तीनों संख्याओं में क्या देख रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो फोर ही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो फोर ही है। तो यानी कि 16, 20 और 28 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, फोर होता है। अब मैं कोई प्राइम नंबर्स ले रहा हूं, जैसे मैंने सपोज करो कि मैंने दो, तीन और पांच लिए। तो दो को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। तीन को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1। और पांच को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1। यानी कि जब इनमें कोई कॉमन फैक्टर मिलेगा ही नहीं हमें, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, वन ही रहेगा। वन ही रहेगा। लेकिन हम जब इनका मल्टीप्लिक इनका हम जैसे कोई भिन्न संख्याएं होती हैं हमारे पास, है ना, जो पी वाई क्यू के रूप में होती हैं, तो जब हम उनका एस सी एफ निकालते हैं तो हमें ऊपर की संख्याओं का तो हमें एस सी एफ लेना होता है। जैसे न्यूमरेटर्स जो अंश में लिखे हुए होते हैं उनका तो हमें क्या लेना होता है, एस सी एफ। और जो हर में, अर्थात जो डिनोमिनेटर में होते हैं, उनका हमें क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो यदि हम एलसीएम की बात करें यहाँ पे, तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे सपोज करो कि चार और पांच का एलसीएम पूछा जाए तुमसे, तो चार और पांच का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि हम चार का पहाड़ा लिखें, चार दूनी आठ, चार चार तिया 12, चार चौक 16, चार पंजे 20, और पांच दूनी 10, पांच तिया 15, पांच चौक 20। यानी कि जब इनकी हमने ये टेबल लिखी चार और पांच की, तो चार और पांच की टेबल में सबसे पहले जो दोनों में कॉमन आने वाला जो मल्टीपल है वो कौन सा है, 20 है। तो यानी कि इनका एलसीएम भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम यदि देखें तो इनका एस सी एफ यदि हम देखें, जैसे 11 है, 9 है, 16 है, और 10 है। अब देखो ये चारों की चारों तो को प्राइम नंबर्स है ना, को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ये प्राइम नंबर्स नहीं है, बट ये एक दूसरे के साथ तो को प्राइम ही है ना। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करो कि मैं आपको एक संख्या देता हूँ, 11, 9 और 16। ठीक है। अब एक चीज बताओ, नौ प्राइम है, नौ प्राइम है, नौ कहीं प्राइम नहीं है। आप क्या बोलोगे, नौ प्राइम थोड़ी है, वन से डिविजिबल होता ही है, तीन से डिविजिबल होता ही है, नाइन से डिविजिबल होता ही है ना। 16 कहाँ, 16 देखो, वन से, टू से, फोर से, एट से, 16 से। तो यानी कि ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है। लेकिन हम यदि देखें तो 11 और 16 में कोई मल्टीपल है क्या, 11 और 16 में कोई रिलेशन है, 11 और 16 तो आपस में को प्राइम नंबर्स ही होंगे ना।
जब वो एक दूसरे से कट ही नहीं रहे हैं तो वो एक दूसरे के क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं, और जब ये कोप्राइम नंबर्स होंगे तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम देखो 25 और 20 का एलसीएम क्या हो गया, 25 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन हमें अब 100 और 15 का है, यदि हम 100 और 15 का निकालें तो 100 और 15 में देखो क्या कॉमन है, 100 और 15, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3। ये 5 तो इस 100 में आ गया, ये 5 तो इस 100 में आ गया, लेकिन इस 3 नहीं आया इस 100 में। तो यानी कि 100 और 15 का ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 300। अब हम 33 को क्या लिख सकते हैं, 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 11। यानी कि इस 300 में ये 3 तो आ गया, 3 तो आ गया, लेकिन 11 नहीं आया। तो यानी कि इसका जो इसका जो एलसीएम हो जाएगा उन चारों का, डिनोमिनेटर्स का, वो कितना हो जाएगा, 3300। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/3, सॉरी सॉरी, 1/3। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज ए बी सी इज 63। अब एवरेज क्या होता है, ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है द सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर्स, अपॉन टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स। यानी कि यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास संख्याएं कितनी दी हुई हैं, ए बी सी, यानी कि 3 संख्याएं ए बी और सी, यानी कि हमारे पास 3 टोटल नंबर है। और यदि हम इनका सम निकालना है, सम निकालना है, तो हमें क्या करना है, एवरेज को इनके एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर देना है। यानी कि हमारे पास यहाँ से हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A+B+C, A+B+C कितना आ जाएगा हमारे पास, 63 × 3। यानी कि A+B+C कितना आ जाएगा हमारे पास, 189। ठीक है, 189। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि द सम ऑफ ए इज 3/4 ऑफ सम ऑफ बी एंड सी। अब सपोज करो कि हम, पहली बात तो बी प्लस सी का योग हम यदि एक्स माने, तो जो कि हमें एक्स मान के करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यदि 3/4 है, अब सपोज करो कि बी प्लस सी का योग तो हमने 4 मान लिया, 4x मान लिया, और हम यदि 3 को, तो फिर ए कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यानी कि 3x + 4x कितना आ जाएगा हमारे पास, 189। यानी कि 7x = 189। यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 27। और यदि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो a की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो a की वैल्यू निकालने के लिए a कितना था, 3x था, a कितना था, 3x था, तो यानी कि 27 × 3 = 81। अब हमसे यदि b+c पूछ ले, b+c कितना आ जाएगा यहाँ से, b+c कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलो। b+c आ जाएगा हमारे पास, 1 सेकेंड, हाँ, b+c आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, हो गया। अब हम यदि एवरेज को देखें तो हमें पहले, सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम यदि देखें तो जैसे ये मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट होते हैं, तो इनमें सारी चीजें वही हैं, पर हमें बेसिक्स अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम ऐसे आगे के क्वेश्चन में करते हैं। तो अब सपोज करो कि यहाँ पे हमको तो दिया है, सीधा सीधा ही दिया है, 20% ऑफ A+B, A+B = 30% ऑफ 30% ऑफ A-B। ठीक है, तो यानी कि यहां से हम यदि दोनों को ऐसे कर लें, A+B/A-B, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 30%, 30/20, यानी कि हमारे पास 3/2 आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि वाट परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू ए, वाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। यानी कि पहले हमको बी और ए तो निकाल के दो, बी और ए तो निकाल के दो। अब यहां से चलो सपोज करो कि A+B/A-B इज इक्वल टू 3, A+B/A-B इज इक्वल टू 3/2 है। यानी कि अब हमें यहां से यदि बी और ए पता चल जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं। अब बी और ए पता लगाने का एक तरीका होना चाहिए कि जैसे हमने जब रेशियो पढ़ा था, रेशियो जब कभी पढ़ा होगा तुमने, तो तुमने एक चीज देखी होगी, उसमें उसमें एक तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात, यदि A/B = X/Y है, तो यानी कि योगांतर अनुपात क्या होता है कि ऊपर योग और नीचे घटाओ। यानी कि A+B/A-B इज इक्वल टू X+Y/X-Y, X+Y/X-Y।
तो यानी कि यहाँ पे भी तो ऐसे ही है, यहाँ पे भी तो यदि ऐसे ही है, यहाँ पे ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दे रखा है, यदि हम इसको ऊपर जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे इसको नीचे से घटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 5:1, 5:1। यानी कि यहाँ से अपन के पास a/b कितना आ रहा है, 5:1। अब चाहे रेशियो बोल लो, चाहे इसको सीधी संख्या मान लेते हैं, यदि a 5 है ना, a 5 है तो b की वैल्यू 1 है, यानी कि जो व्हाट परसेंटेज ऑफ b, यानी कि व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल्स टू a, यानी कि जो a है ना वो b का कितना गुना है, a है जो b का 5 गुना है, ए जो है वो बी का 5 गुना है, तो यदि 5 गुना है तो वो बी का कितना परसेंट है, 500%। 500%। ठीक है। अब हम यदि आगे बढ़े हैं और इस क्वेश्चन की तरफ देखें, दूसरे वाले की तरफ, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि नकुल वेंट टू मार्केट टू बाई ग्रोसरीज। ठीक है। ही जैसे सपोज करो ही हैज सम मनी विद हिम, 20% ऑफ विच he used to buy wheat flour, 20% of the remaining money is spent on cooking oils if he is left with। अब सपोज करो कि उसके पास 100 पैसे थे पहले। ठीक है। हम पहले यदि बेसिक से यदि क्वेश्चन को देखें तो बेसिक क्या हो जाएगा इस चीज का, यदि हम बेसिक से देखें तो सपोज करो कि पहले उसके पास 100 पैसे थे, 100 रुपए थे, और 100 का 20%, यानी कि 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। यानी कि यदि जब उसने 100 के 20 खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचे, 80 बचे। अब उन 80 पैसे से इसने 25% इसमें कर दिए, कुकिंग में खर्च कर दिए, यानी कि 80 का 25% कितना होता है, 80 का 1/4, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। यानी कि जब उसने 80 का 1/4 यानी कि 20 खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितने रह गए, 60 रुपए रह गए। और इस 60 की वैल्यू ही हमारे पास कितनी दे रखी है, 900 दे रखी है। यानी कि हमारे पास जब 60 की वैल्यू 900 है, तो एक चीज बताओ, यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 150। एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1500। ठीक है। और हमें 100 की वैल्यू चाहिए, उसके पास टोटल रुपीज चाहिए हमारे पास, तो टोटल रुपीज उसके पास कितने आ गए, 1500। टोटल रुपीज उसके पास कितने आ गए, 1500। अब सपोज करो कि हमने तो ये तो बेसिक तरीका देख लिया, लेकिन एडवांस पे जाना है हमें, तो एडवांस पे तो हमें क्या करना है कि जैसे देखो 20% है। अब तुमने जब परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो तुमने उसमें एक सक्सेसिव परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ा होगा, सक्सेसिव सक्सेसिव डिस्काउंट, या फिर जो भी है सक्सेसिव परसेंटेज वाला। यदि सपोज करो कि उसने 20%, अब 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। यानी कि यदि उसने 5 में से एक खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, उसके पास 4 बचा ना, और 4 किस में से बचा, 5 में से बचा। ठीक है। इनटू, अब उसने ये तो बचा हुआ है, उसके पास ये बचा हुआ है, अब उसने रिमेनिंग का 25%, रिमेनिंग का 25%, यानी 25% क्या होता है, 1/4। यदि 4 में से 1 खर्च कर दिया उसने, तो उसके पास बचा क्या, 3/4 बचा ना, 3/4 बचा ना। अब इसकी ही वैल्यू कितनी है अपने पास, इसकी ही वैल्यू 900 है। यानी कि ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो तो हमारे को क्या दर्शा रहा है कि उसके पास जो टोटल मनी थी, जो उसके पास शुरू में थी ना, वो इसकी टोटल मनी थी वो। यानी कि हम यहाँ से यदि 4 से 4 को काट दें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3/5 इज इक्वल टू 900। यानी कि जब उसके पास जो बची हुई मनी है ना वो तो 3 है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 900 है। तो यानी कि हमें टोटल वैल्यू निकालनी है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1500 हो जाएगी, 1500 हो जाएगी। देखो भाई, यदि मॉक टेस्ट जब सॉल्व कर रहे हो तो मॉक टेस्ट में कोई ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं जो तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, पर थोड़ा बेसिक तो पता रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब जैसे देखो, ये तुम्हें इजी सा क्वेश्चन दे दिया, जैसे सपोज करो कि ये रेशियो है, रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 7:8, 7:8। जब ये 7:8 दे दिया, ये तो बेसिक तो ये हो गया कि पहले सपोज करो कि ये 7x/8x कर दिया, 7x/8x, कुछ भी मल्टीप्लाई अपन, जैसे जो रेशियो होता है उसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके, जैसे सपोज करो कि हमको रियल नंबर्स निकालने, तो रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 7x और 8x। मैंने वेरिएबल x मान लिया, तुम और कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो। इफ द फर्स्ट सम इज 35, यानी कि 7x की वैल्यू 35 है, यानी कि x की वैल्यू 5 आ गई। यानी कि हमसे यदि दूसरा सम पूछ ले तो दूसरा सम हमारे पास क्या है, 8×5 = 40। अब यानी कि हमसे दोनों सम्स का योग पूछ ले, हमारे पास दोनों सम का योग, तो 60 + 8 यानी कि 15। अब हम ये भी तो देख सकते हैं कि 15 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं हम इसमें, या फिर 15 का सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है।
इनकम्स ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो। अब मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें जब हमने एक शुरू में एक क्वेश्चन देखा था इनकम रेशियो से संबंधित, देखो मैं बताता हूँ। रुको, कौन सा क्वेश्चन था वो? हाँ, ये वाला। तो मैंने क्या बताया था, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ पे भी हमें सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बस हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे हमें दिया हुआ क्या है, जैसे सपोज करो कि इनकम ए और बी का रेशियो ही है यहाँ पे भी। यहाँ पे ए और बी की इनकम का रेशियो तो कितना दे रखा है हमको, 6:11, 6:11। और उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है वो हमको कितना दे रखा है, 1:2। लेकिन उनकी जो सेविंग्स हैं हमें बता रखी हैं, सेविंग्स हैं जो हमें बता रखी हैं, सेविंग्स हमें कितनी कितनी बता रखी हैं, 9,000। ठीक है, और ये 11,500। अब यदि हम इसे बेसिक से करें इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास बेसिक क्या होना चाहिए, बेसिक ये होगा हमारे पास कि जैसे सपोज करो कि ए के पास 6x थे और बी के पास 11x थे। ठीक है, अब जो 6x है उसमें से यदि 9,000 को वो हटा दे, उसमें से यदि वो 9,000 को हटा दे, तो ये उसका एक्सपेंडिचर हो गया, ये तो ए का एक्सपेंडिचर हो गया ना, एज एक्सपेंडिचर, एज एक्सपेंडिचर। और यदि हम बी का एक्सपेंडिचर निकालें तो 11x माइनस कितना चला जाएगा, 11,500, 11,500, 11,500। ठीक है, तो यानी कि ये तो बी का एक्सपेंडिचर है और ये ए का एक्सपेंडिचर है, बट ए और बी का एक्सपेंडिचर जो फाइनल जो रेशियो है वो 1:2 है। यानी कि हमारे पास बेसिकली हमको दिया हुआ क्या है, 6x माइनस 9,000, 11x माइनस 11,500 इज इक्वल्स टू 1:2, 1:2। यानी कि हम यहां से यदि करके देखें तो 12x माइनस 18,000, 11x माइनस 11,500। यानी कि हमारे पास सीधा सीधा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6,500। यानी कि जब x की वैल्यू 6,500 आ गई, तो हमारे से पूछा हुआ क्या है कि b का एक्सपेंडिचर। अब b का एक्सपेंडिचर ऐसे मत निकाल लेना कि भाई यहाँ पे हमने रेशियो निकाला तो हम इसमें भी x का मल्टीप्लाई करके रख दें और इसमें भी x का। हमें पहले b की क्या निकालनी होगी, इनकम निकालनी होगी। हमें पहले बी की इनकम निकालनी होगी। जब एक्स की वैल्यू 6,500 है, तो जो 11 का मल्टीपल है आएगा, जैसे जो बी की सैलरी, जो बी का इनकम होगा, जो बी का इनकम होगा वो 6,500 इंटू 11 होगा, 6,500 इंटू 11। यानी कि जो बी का इनकम कितना हो जाएगा यहाँ से, 71,500। ठीक है, अब बी का इनकम आया है ये, तो हमें क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है। अब मैंने तुम्हें जब फॉर्मूला बताया था तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि हम इनकम में से यदि सेविंग को घटा दें तो हमारे पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा। यानी कि 71,500 में से 11,500 जाएंगे, तो हमारे पास बी का एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। ये तो इसका बेसिक तरीका है। यदि हम इसको बोलें तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 1 सेकेंड, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रख दो। 6 6 दूनी 12 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 11,500, ये 18,000 में से घटा दो 11,500, 18,000 में से 11,500। यानी कि यहाँ से भी हम कह सकते हैं ना कि एक की वैल्यू हमारे पास 6,500 आ रही है, एक की वैल्यू हमारे पास 6,500। ठीक है, तो ये तो इसका क्या हो गया, ये तो इसका बेसिक हो गया, बेसिक हो गया। और यदि ज्यादा ही एडवांस में जाना है, तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है कि हमारे पास यदि किसी चीज का, जैसे किसी चीज का फॉर्मूला यदि सम के योग में, जैसे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो हम इस चीज को ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे इनकम हमारे पास दी हुई है, एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, तो हम यदि हमारे पास फाइनल सेविंग्स दी हुई होंगी तो हम उनसे एक्सपेंडिचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेविंग्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़े हैं। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है कि ए कंप्यूटर मार्क्ड एट 18,000 वॉज सोल्ड एट 15,840। यानी कि उस पे जो डिस्काउंट है ना, वो डिस्काउंट कितने का हो गया, 18,000, 18,000 माइनस 15,640, 15,840। यानी कि हमारे पास जो डिस्काउंट है वो कितना का हो गया, हमारे पास 2,120 का हो गया,
2160 का, सॉरी 2160 का हो गया। यानी कि हमको 18,000 पे जब 2160 का वो मिल रहा है हमारे को डिस्काउंट, तो वो कितने का डिस्काउंट हो गया? 12% का डिस्काउंट हो गया। 12% का डिस्काउंट हो गया 1800 का। हम 18,000 का 10% निकालें तो 10% कितना आएगा? 1800। यानी कि 1800 से 360 ज्यादा, और 360 1800 का कितना प्रतिशत है? 2% ही तो है। 2% ही तो है। ठीक है। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि एक वेंडर सेल्स 10 पेन्स फॉर ₹7, यानी कि जब 10 पेन को वो ₹7 में बेच रहे हैं, तो यानी कि एक पेन कितने का हो गया? एक पेन कितने का हो गया? 0.7। अब वो 0.7 में बेच के भी 40% का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि 40% का प्रॉफिट, यानी कि सपोज करो कि उसने 5 पेन खरीदा था ना, तो वो 7 में बेचा है उसने। 40% की प्रॉफिट यही तो होती है ना, 2/5। यानी कि 5 का पेन था तो उसने 7 में बेचा, तो 5 से 7 में गया। तो यदि 5 से 7 में, और 7 में जब उसने पेन खरीदा है ना, तो उसी 7 की वैल्यू कितनी? 7 में जब पेन बेचा है ना उसने, तो उसी 7 की वैल्यू 0.7 है। यानी कि जब तक कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेन इज इक्वल टू 0.50। हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है बुक्स में, ठीक है। तो इन मॉक्स को इतना सीरियसली मत लिया करो, ये थोड़ा पूछते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक हो जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है इससे, ठीक है। बाकी इतना सीरियसली मत लिया करो, ठीक है। अब हमको दिया हुआ क्या है? द टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 20% रिस्पेक्टिवली ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑन एन आर्टिकल इज इक्वल टू 988। अब हमें 40% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, तो 40% और 20% का डिस्काउंट कितना हो गया? 40 - 20, -40 - 20 60, और 60 + 8, यानी कि हमारे पास 52% का डिस्काउंट हो गया। 52% का डिस्काउंट हो गया। लेकिन हमने निकाला कैसे ये? अब सपोज करो कि हमें कोई डिस्काउंट दे रहा है, ए और बी के रिस्पेक्टिवली डिस्काउंट दे रहा है, तो ए और बी का जब हमें सक्सेसिव डिस्काउंट, हमने सक्सेसिव वाली चीज पढ़ी थी ना अभी, कि हमारे पास इतना बच गया और इतना हो गया। तो अब यदि हम सक्सेसिव को देखें, तो हमें सक्सेसिव में क्या करना है कि यदि हमें ए और बी के दो डिस्काउंट दिए हुए हैं, तो उनका जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा वो कितना होगा? -A - B प्लस AB × 100। AB × 100, ठीक है। अब ये हमारे पास कहाँ से आया? ये हम यदि यहाँ से चेक करें, तो जैसे सपोज करो कि पहले उसके पास यदि मान लो 100 की चीज थी, 100 की चीज थी, और 100 की चीज पे उसने 40% का डिस्काउंट दे दिया, 40% का डिस्काउंट दे दिया। तो 100 की चीज को पे यदि 40% का डिस्काउंट दे रहा हो, तो उसकी फाइनल प्राइस कितनी हो जाएगी? 60%। यानी कि उसकी फाइनल प्राइस कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। और 60 पे भी वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 60 पे भी वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि यदि हम 60 का 20% निकालें, तो 60 का 20% कितना आता है? 60 का 20% कितना आता है? 60 का 20% आता है 12। अब यदि 60 में से भी 12 का डिस्काउंट देगी, तो उसकी फाइनल प्राइस कितनी हो जाएगी? 48 रुपीज। 48 रुपीज। यानी कि हमने करा क्या है कि हमने बेसिकली यही तो तरीका अपनाया है, यही तो तरीका अपनाया है। हमको फाइनल डिस्काउंट कितने का मिला है? 52% का मिला है, 52% का। यानी कि हमने करा क्या है कि -40 -20 प्लस AB, यानी कि AB × 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो यानी कि हमको 52% का डिस्काउंट मिला है, और इसी 52% की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 988। यानी कि यहाँ से यदि हम 4% की वैल्यू निकालें, तो 4% की वैल्यू निकालने के लिए 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो 13 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो 13×7 = 91 और पीछे घटे 71। यानी कि हम यदि 4% की वैल्यू 76 है, तो हमारे पास द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल पूछ रहा है, तो मार्क्ड प्राइस पे ही तो डिस्काउंट दिया जाता है। मार्क्ड प्राइस यदि 100 है और उस पर 52% का डिस्काउंट था, तो हमें 100% की वैल्यू ही तो चाहिए। यानी कि हम दोनों तरफ यदि 25 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 76 × 25 कितना होता है? 76 × 25 कितना होता है? भाई 25 से कौन कौन सी संख्याएं कट रही है भाई? ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये दोनों तो 25 से नहीं कटते हैं। 25 की 150 और 15, यानी कि हमारे पास कितना आ गया इसका आंसर? 1900। 25 से ये क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि जब हम 25, जैसे 5 का हम देखें, तो 5 में क्या होता है कि जो वो होना चाहिए क्या, जो इसका यूनिट डिजिट होना चाहिए वो या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 5 से डिविजिबल का मल्टीपल यही है ना। लेकिन यदि हमें 25 का मल्टीपल देखना है, तो 25 का मल्टीपल के देखो, या तो 25 होनी चाहिए, या 50 होनी चाहिए, 75 होनी चाहिए, या 00 होनी चाहिए, ठीक है। यही है
ये जो 25 का। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आगे हम यदि 13वां क्वेश्चन देखें तो ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन। पार्टनरशिप। ठीक है। अब ये पार्टनरशिप में क्या है कि जैसे सपोज करो कि पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं तुम्हें। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे सपोज करो कि ए है कोई इंसान और कोई बी है। ठीक है। अब ये किसी प्रॉपर्टी, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कोई सपोज करो कि इन्होंने जैसे बैंक में पैसे दे रखे हैं, तो बैंक में जब ये इन्वेस्ट करेंगे, तो जैसे सपोज करो कि इसने एक इन्वेस्ट करा और इसने इसने भी एक इन्वेस्ट करा। ठीक है। तो और इसने एक ईयर के लिए करा और इसने भी एक ईयर के लिए करा। तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो सेम ही तो होगा। प्रॉफिट होगा जो सेम ही तो होगा। लेकिन यदि हम कहें कि इसने तो वन इन्वेस्टमेंट करा है, इसने टू इन्वेस्टमेंट करा है, तो यानी कि जब जो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट यदि ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट यदि ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। और प्रॉफिट ज्यादा और कब हो सकता है? एक तो इन्वेस्टमेंट को हमने बढ़ाया जब प्रॉफिट दुगना हुआ इसका। एक यदि हम जैसे सपोज करो कि ए और बी ने करा तो एक एक ही है, लेकिन ए ने 3 ईयर के लिए कराया और इसने बी ने कराया है 7 7 ईयर के लिए। तो जो 7 ईयर वाला है उसका प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा होगा ना। बहुत ज्यादा होगा ना किसी चीज में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यानी कि हम प्रॉफिट को कब कब बढ़ा सकते हैं? प्रॉफिट को कब कब बढ़ा सकते हैं? जब हमारे पास यदि टाइम को बढ़ाएंगे और जब हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। यानी कि हमारे पास यदि हम सिंपली देखें तो प्रॉफिट जो होगा हमारे पास वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट के। टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट के। पूरा जो परसेंटेज है, पूरा जो मतलब पार्टनरशिप वाला टॉपिक है, वो इसी जो है कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पर शर्त ये है कि तुम्हें रेशियो प्रपोर्शन हो गया और परसेंटेज वाला टॉपिक है, वो अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। वो क्या आना चाहिए? अच्छे से आना चाहिए। अब हम इसको इरेज करें और हम क्वेश्चन को यदि ध्यान से देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? हमारे पास क्वेश्चन में, 1 सेकेंड प्लीज। हाँ। तो अब जैसे, हाँ, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ पे क्या है कि ए बी और सी ने इन्वेस्टमेंट करा है 40,000, 48,000, 80,000। आफ्टर 6 मंथ फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ द ईयर, ए एडेड 4,000, बी एडेड 4,000, बाइल सी विड्रू 4,000 एवरी। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है कि ए बी और सी ने जो 6 मंथ के लिए है वो तो 40, 48 और 80,000 शेयर कर दिए। लेकिन जो उसके बाद जो शेष टाइम है उसमें ए ने प्रति महीने 4,000 ऐड करा है, बी ने भी प्रति महीने 4,000 ऐड करा और सी ने भी कितना करा है? 4,000 विड्रॉ करा है हर मंथ। तो यानी कि यदि हम देखें ए और बी और सी का इन्वेस्टमेंट, ए बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम यदि देखें तो ए और बी सी और ए बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? हम इसको यदि 4,000 से काट के लिख दें तो कोई हम जैसे सपोज करो कि हम इसको 8,000 से भी काट सकते हैं, हम इसको 8,000 से भी काट सकते हैं, लेकिन हमको 4,000 ऐड करना है बाद में। तो जब हम 4,000 ऐड करेंगे तो हमको आसानी होगी क्वेश्चन को करने में। तो हम इसको यदि 4,000 से दोनों को तरफ काट दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10:12:20 आ जाएगा। 10:12:20। इस रेशियो में उन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट करा था। ठीक है। अब ए ने कितना ऐड करा है? 4,000। यानी कि इसको भी हम 4,000 से ऐड करें तो उसने 1 ऐड करा है, बी ने भी 1 ऐड करा है और सी ने -1 जो है 1 विड्रॉ करा है। ठीक है। तो यानी कि ये इनका जो ए का जो ये है ना वो 10 वाला, तो ये तो 6 महीने तक रहा है। 12 का भी 6 महीने तक रहा है और जो सी का भी वो 6 महीने तक रहा है। 1 सेकेंड। सी का भी 6 महीने तक रहा है। ठीक है। अब इन्होंने जब ये 6 महीने तक कर लिया, 6 महीने तक कर लिया, तो एक चीज बताओ। अब यहां तक तो 10 महीने, ये 6 महीने तक तो किसका था? ए का 10-10 ही था। लेकिन जो 6 महीने के बाद है ना, वो हर महीने 1-1 रुपए इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है। यानी कि हमने जब 4,000 से इसको काट के लिख दिया, हमने 4,000 से ही क्यों काटा अब पता चल गया। अब वो 10 की जगह कितने इन्वेस्टमेंट कर रहा है? 7वें महीने 11। 8वें में कितना करेगा? 12।
इसी प्रकार से हम यदि देखें तो 9वें में कितना करेगा, 13, 14, 15, और यानी कि लास्ट के महीने में वो कितना करेगा, 16। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम बी का देखें तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है। अब बी ने सी ने तो विड्रॉ करा है, यानी कि 20 में से उसने 19 करा है पहले, 7वें मंथ में, 8वें में 18, 9वें में 17, और 10वें में 16, 15, और लास्ट वाला मंथ है जो उसमें 14 करा है। यानी कि यदि हम देखें तो ए ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, ए का टोटल इन्वेस्टमेंट एक ईयर में कितना हो गया, 60 प्लस ये 60 हो गए, 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120, 120 प्लस तीन तीन दूनी 6। हाँ, यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 141 आ जाएगा, 141। ठीक है। अब मैं दूसरा अंक ले लेता हूँ कोई, दूसरा अंक लूंगा। अब ये हम क्या कह सकते हैं, बी ने कितना इन्वेस्टमेंट करा है, 72, तो ये हो गया 72 और 60 कितना हो गया, 72 और 60 हो गया 132, 132 और 135, 139, 144, यानी कि इसका आ गया 165। और हमारे पास सी का इन्वेस्टमेंट 120, तो ये हो गया, 120 तो ये हो गया, और इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 219 आ गया। यानी कि इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट इतना इतना करा है, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना इतना करा है, एक ईयर के लिए करा है। अब सपोज करो कि हमें यदि टोटल प्रॉफिट निकालना होगा दोनों तीनों का, तो टोटल प्रॉफिट तो वही होगा ना, प्रॉफिट तो हमने टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट ही पढ़ा है, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट ही पढ़ा है। यानी कि हम ए का यदि हम 141x माने, बी का हम 165x माने, सी का हम 219x माने, तो यानी कि इनका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 525x, 525x। और 525x की ही वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 662। 525x की ही वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 672000। हम यहाँ पे तीन का भी मल्टीपल चेक कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को छोड़ के सभी तीन के मल्टीपल हैं, तो यानी कि ये तो हमारे पास ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे पास ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यानी कि हम x को यदि हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो हमारे पास 672 अपन 525, यानी कि 25 से काट लो पहले तो इसको, 25 एकम 25 एकम 25, 25 दूनी 50, और 25 ही 150, है ना, 25 × 200, 25 × 200, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 21। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1, 2, 8, 0। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 1280 आ गई। तो हमारे को निकालना क्या था कि सी का शेयर कितना है इसमें, 219x है ना। तो जब 219 को हम इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1280 से, तो हमारे पास क्या आ जाना है, यहाँ पे हम चेक करेंगे, अब मैंने पहले ही कर रखा है, तो हमारे पास ये आ जाए। ठीक है। हम वैसे भी यदि चेक करके देखें तो मल्टीप्लाई यदि करोगे तो आ जाएगा ऑप्शन में। ठीक है। हम मल्टीप्लाई वो है जो उसका गुणांक, या फिर मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लिकेशन तो वो चेक तो कर ही नहीं सकते। ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, मिक्सचर में दिया हुआ है, मिक्सचर, मिक्सचर में हम बेसिक जो है पूरा रेशियो से रिलेटेड है, रेशियो परसेंटेज। तो हमारे पास क्या है कि इन ए मिक्सचर 45 लीटर द लिक्विड ए टू बी का रेशियो क्या हमारे पास कितना है, 7:2। यानी कि जब 7:2 है तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि ए की वैल्यू, तो ए का जो है उसमें पार्ट वो कितना है, ए का पार्ट कितना हो जाएगा यहाँ से, 35 लीटर, और बी का पार्ट कितना हो जाएगा यहाँ से, 10 लीटर, 10 लीटर। हमारे पास यही तो गिवन है, 45 लीटर, यानी कि 7 + 2x की वैल्यू, 7x + 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 45 है ना, यानी कि x की वैल्यू 5, और जब x की वैल्यू 5 है तो यानी कि a की वैल्यू, ए हमारे पास कितना है, 35 लीटर है, बी हमारे पास 10 लीटर है। अब 11 लीटर और लिक्विड बी हम ऐड कर रहे हैं, जब 11 लीटर और लिक्विड बी ऐड करेंगे तो हमारे पास 35 लीटर ए सॉल्यूशन आ जाएगा, और 21 लीटर बी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें जो है लिक्विड A to B कितना हो जाएगा, 35:21, 35:21, यदि हम साथ से इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5:3, 5:3। ठीक है। हम यदि आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन पे आगे बढ़ के, तो हमें इसमें क्या सोचना है, देखो पहले ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। तो टाइम एंड वर्क में तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है भाई, जो जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी होगी वो काम ज्यादा करेगा। जैसे जो वर्क डन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एफिशिएंसी के। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी।
ठीक है। और जो इफिशिएंसी होगी वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज, द नंबर ऑफ डेज। यानी कि ये दो ही तो कॉन्सेप्ट है। हमने क्या करा था जब हम टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक पढ़ा था तुमने, जैसे सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल ही देता हूँ। कोई कंपनी है, कोई कंपनी है और वो मतलब चेयर फैक्ट्री है, मतलब उसके पास कोई ओनर है चेयर फैक्ट्री का, तो वो नौकर ढूंढ रहा है। जैसे उसने एक पब्लिश करा, तो उस पब्लिशिंग में उसने लिखा क्या कि भाई हमें चेयर बनाने के लिए कुछ मजदूर चाहिए। तो उसके पास दो का रिप्लाई आया है। ए तो कह रहा है उससे कि भाई मैं सर एक दिन में 5 चेयर बना के दे सकता हूँ। बी कह रहा है कि सर मैं एक दिन में 8 चेयर बना के दे सकता हूँ। लेकिन यदि उसको एक मजदूर की जरूरत होगी तो वो किस मजदूर को चुनेगा? वो बी को चुनेगा। क्यों चुनेगा? क्योंकि बी की एफिशिएंसी ज्यादा है, बी एक दिन में ज्यादा चेयर बना के दे रहा है। जब बी एक दिन में ज्यादा चेयर बना के दे रहा है तो यानी कि बी की एफिशिएंसी ज्यादा हो गई। और तो वर्क डन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। अब यदि हम इफिशिएंट और वर्क डन जो होता है वो नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी होता है। वर्क डन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। यानी कि यदि हम यहां से देखें तो ए कैन फैब्रिकेट ए डिवाइडर इन 30 डेज। यानी कि जो ए तो जो है 30 डेज दे रखा है एक का, तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मैं रेस करता हूँ इसको। हम्म। जैसे यहाँ पे ए जो है वो तो 30 डेज में कर रहा है, ठीक है। और बी है वो, ये फैब्रिकेट और असेंबल एक ही चीज होती है, ठीक है। ए है जो 30 डेज में, और बी है वी 40 डेज में कर रहा है, ठीक है। वी 40 डेज में कर रहा है। तो यानी कि यदि हम टोटल वर्क को, यदि हम इनके 120 के मरार माने, हमने 120 क्यों माना कि जैसे सपोज करो कि ए और बी है, तो जब इनका ये डेज का रेशियो कितना आ रहा है, 3:4, तो मैंने अभी अभी बताया कि इनकी एफिशिएंसी होगी जो इनके नंबर ऑफ डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो फिर रेशियो 3। यानी कि हम यदि टोटल वर्क देखें तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, 30:4, 120। अब एक चीज बताओ कि उन्होंने 7,000 रुपये मिलते हैं दोनों को, लेकिन 7,000 में से हमें को बी का रेशियो चाहिए। जैसे सपोज करो कि ए की एफिशिएंसी 4 है यहाँ से और बी की एफिशिएंसी 3 है। अब यदि एक चीज बताओ मेरे को कि जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, और जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। यानी कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसकी सैलरी ज्यादा, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसकी सैलरी ज्यादा, और जिसकी एफिशिएंसी कम उसकी सैलरी कम, जिसकी एफिशिएंसी कम उसकी सैलरी कम। भाई जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी जो उनके जो लीड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, तो उनकी तो जो सैलरी है वो तो बहुत ज्यादा ही नहीं होती है, 40-50 लाख तक होती है। तो यानी कि जब ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए को जो सैलरी मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी और बी को कम मिलेगी। यानी कि हमें देना क्या है, 7,000 में से देना है, तो 4+3 की वैल्यू जब 7,000 है, तो यानी कि यहाँ से एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1,000 आ जाएगी। यानी कि बी की हमको जो है ऑफर, बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा हम बता सकते हैं, बी को मिलेगा 3,000, 3,000। अब यहाँ पे भी यही आ गया कि जैसे ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 20 डेज, ठीक है। अब बी इज 25% मोर देन, 25% क्या होता है, 1/4। यानी कि जब ए और बी की हम एफिशिएंसी देख रहे हैं, तो ए यदि 4 एफिशिएंट है ना, तो बी 5 एफिशिएंट है। तो यानी कि हम इनके डेज का रेशियो क्या लिख सकते हैं, 5:4, 5:4। यानी कि ए जो काम करेगा ना वो 5 के रेशियो में होगा, बी जो काम करेगा वो 4 के रेशियो में होगा। पर हमें ए के काम की वैल्यू तो 20 डेज दे रखी है, तो यानी कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। और सी इज 20% मोर देन बी। यानी कि सी इज 20%, 20% कितना होता है, 1/5। यानी कि यदि 5 एफिशिएंट है तो वो 6 एफिशिएंट होगा सी। तो इनके जो वर्क रेशियो होंगे वो कितने होंगे, ए जो बी जो काम करेगा वो 6 के रेशियो में होगा, जो सी जो डेज लेगा वो 5 के रेशियो में होगा। यानी कि हमारे पास 6 की वैल्यू ही हमारे पास 16 नहीं आ गई क्या, 6 की वैल्यू ही हमारे पास 16 नहीं आ गई क्या? तो यानी कि जब 6 की वैल्यू 16 आ गई तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी,
8/3, 8/3। और यानी कि सी उस वर्क को काम करने में कितना देर लेगा, फिर 40/3 दिन लेगा। यानी कि जब हमारे पास, सपोज करो कि हमारे पास ए के तो हमारे पास डेज आ गए 12 डेज, नहीं नहीं 20 डेज, और बी के हमारे पास डेज आ गए 16 डेज, और सी के हमारे पास कितने आ गए, हमारे पास 40/3 डेज। तो यानी कि हम यदि एलसीएम यदि तीनों का वर्क मान लें तो हमारे पास 80 आ जाएगी। यानी कि 4, 5 और 6, 4, 5 और 6। ठीक है। तो ए एंड सी वर्क फॉर 5 डेज, यानी कि जब शुरू के 5 डेज ए और सी काम करते हैं 4 और 6 एफिशिएंसी से, तो वो 50 काम कर चुके होंगे, यानी उसका 30 काम रह गया। 30 काम रह गया, और 30 काम को बी करेगा अलोन। तो बी कितनी एफिशिएंसी के साथ करेगा, 5 एफिशिएंसी के साथ। यानी कि वो कितने दिन में कर देगा काम को, शेष काम को वो कितने दिन में कर देगा, 30/5, यानी कि 6 दिन में कर देगा। यानी कि हमें टाइम एंड वर्क टॉपिक में यदि हम देखें, तो टाइम एंड वर्क टॉपिक में यदि प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से, तो हम कह सकते हैं कि भाई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है। मतलब यदि हम करंट ट्रेंड को देखें एसएससी के को, तो 1 से 2 क्वेश्चन यदि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। अब 1 से 2 क्वेश्चन जब हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हमारे ये नंबर तो पक्के हैं, क्योंकि हमें टाइम एंड वर्क में सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो जो वर्क डन होगा वो इफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होगा। इफिशिएंसी का जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ डेज के। और वर्क डन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी, नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। ठीक है। अब एफिशिएंसीज, अब देखो, एफिशिएंसी रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ए बी एंड सी की एफिशिएंसी दी हुई है 2:3:5, और सी कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स। सी कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स, यानी कि जब उसने 20 आवर्स, जैसे वर्क डन मैंने बताया था ना तुमको, वर्क डन कितना होगा, ई इंटू नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज मान ले एन मान लिया मैंने, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। तो यानी कि उसने 20 आवर्स में उसने यदि 5 एफिशिएंसी के साथ करा है, तो सी ने 100 काम करा है। सी ने 100 लीटर काम करा है, या फिर 100 लीटर टैंक भरा है। हमें क्या बताना है कि ए और बी उसी टैंक को भरने में कितना टाइम लेंगे। तो उनकी एफिशिएंसी से ही तो डिवाइड करना था हमको। ए और बी की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी 5 है, तो वो भी इस काम को कितने देर में कर देंगे, वो भी इस काम को कितने देर में कर देंगे, 20 आवर्स में। 20 आवर्स में। हम यहाँ से ये भी तो देख सकते थे, सी और ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो सेम ही है, तो जब ये भी साथ में, तो ये भी साथ में कर देंगे। हम इनके ऊपर जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके ऊपर अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैनल के बारे में हम इस चैनल के बारे में सबसे खास बात यही है कि हम इस चैनल पे जो लाइव मॉक टेस्ट सॉल्यूशन देंगे, तो उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। फिर तुम्हें करना है क्वेश्चन, ठीक है। और आपको वो टेलीग्राम चैनल जो मैंने शुरू में दिखाया था वो ज्वाइन कर लेना है। हम इसकी जो लिंक है वो हम टेलीग्राम के हम जो है अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हम उसमें जो रिलीवेंट क्वेश्चंस होंगे, जो मैथ से रिलेटेड या फिर रीजनिंग से रिलेटेड या फिर इंग्लिश से रिलेटेड, तो वो हम डालते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे हमें क्या करना है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का कॉन्सेप्ट है ये, तो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। ये 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। अब सपोज करो कि ये तो रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला हो गया। जैसे सपोज करो कि ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है, जैसे इसकी लंबाई हो गई एक्स, और एक ट्रेन आ रही है, जैसे एक ट्रेन की जो है वो लंबाई कितनी, बाई मान ली मैंने। तो एक चीज बताओ, जब ये ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म को पास करेगी, तो वो कितना स्पीड तय करेगी, एक बार में कितना स्पीड तय करेगी। जैसे सपोज करो कि ये तो लेंथ कितनी है, बाई है, तो बाई तो चलेगी ही चलेगी, बाई डिस्टेंस तो वो चलेगी ही चलेगी। लेकिन यदि जब वो प्लेटफॉर्म के यहाँ पे आएगी, और जब वो प्लेटफॉर्म से पहले ही आएगी, तो प्लेटफॉर्म भी तो चलेगी x मीटर का। वो प्लेटफॉर्म भी तो चलेगी x मीटर का। यानी कि उसने चली कितनी, x+y दूरी चली है। टोटली तो उसने x+y दूरी चली है। तो यहाँ पे यही तो कह रहा है, ये 150 मीटर लॉन्ग है, ट्रेन है, और 300 मीटर वो है, तो यानी कि उसने 450 मीटर की दूरी तय करी है। और उसने 90 किलोमीटर पर आवर। अब 90 किलोमीटर पर आवर को अपन को कितने में बदलना है, सेकंड्स में बदलना है, क्योंकि हमको सेकंड में पूछ रहा है। तो सेकंड में हम बदलते हैं, तो हम कैसे बदलते हैं, देखो। किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर। और
हम आर को क्या लिख सकते हैं, आर को क्या लिख सकते हैं, 60 × 60 सेकेंड्स, यानी कि 90 × 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन कैसे आया वो देख लो एक बार, ठीक है। तो यानी कि 5/18 से करेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड, देख लो 10/36, तो यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड, और हमें कुछ कितनी दूरी करनी, 450 अपॉन 25, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा भी, अब ये भी रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला है, कि जैसे 380 मीटर की डिस्टेंस पे देखा है, और पुलिस रनिंग टू चेजेस हिम, द थीप एंड पुलिसमैन रन एट स्पीड, जो थीप की चाल है ना, जो थीप की चाल है वो 25 मीटर पर सेकेंड है, और जो पुलिस की चाल है, ये तो थीप है, और ये पुलिस है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये पुलिस, और जब 1 सेकेंड, अब रिलेटिव स्पीड, यदि तुमने रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला पता होगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है भाई। जैसे सपोज करो कि ये थीव है और ये पुलिस है, तो पुलिस ऑब्वियसली थीव के पीछे ही जा रही होगी, पुलिस ऑब्वियसली थीव के पीछे जा रही होगी, जैसे थीव इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पुलिस भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। भाई कोई ये मत सोच देना कि पुलिस थीव इस डायरेक्शन में जा रही है तो पुलिस इस वाले में चल, तीर को बचाना नहीं है, तीर को पकड़ना है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो जैसे थीव की चाल यदि 25 मीटर पर सेकेंड है और पुलिस की चाल यदि 30 मीटर है, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो जाएगी एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के जो सापेक्ष उनकी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। ये सापेक्ष स्पीड क्या होती है, हम इसको कब फील कर सकते हैं, जैसे सपोज करो कि हम जैसे ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ट्रेन यदि जिस स्पीड में चल रही है, और जैसे यहाँ पे खंबा खड़ा कर दें, तो हम यदि ट्रेन से बाहर यदि देखेंगे तो उस खंबे को भी, उस खंबा है तो वो तो स्थिर खड़ा है ना, एक जगह स्टेबल है वो तो, पर वो भी हमें ट्रेन की स्पीड से ही चलता हुआ नजर आएगा हमें, वो भी हमें ट्रेन की स्पीड से ही चलता हुआ नजर आएगा हमें। तो ये ही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड वाला, यानी कि ये 25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये 30 मीटर से चल रहा है, तो यानी कि थीक को तो लगेगा ना कि उसकी 5 मीटर पर सेकेंड से ही आ रहा है वो, क्योंकि 25 मीटर तो वो खुद कवर कर रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड तो, यानी कि जब उसकी रिलेटिव स्पीड है जो 5 मीटर पर सेकेंड है, और पुलिस को कितनी चाल चलनी है, 380 मीटर ही चलनी है, यानी कि वो 380 अपॉन 5, यानी कि वो 76 मीटर में उसको पकड़ लेगा थीक को, 76 मीटर में पकड़ लेगा उसको। अब जैसे यहाँ पे भी ये देखें, जैसे टू ट्रेन हैं, वन इज, देखो ये ट्रेन एक ही हो गई, एक ही हो गई, ठीक है। अब ये तो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, यानी कि ये एक्स है और ये बाई है, तो एक चीज बताओ, ये बाई वाली है तो इसको खुद की लेंथ, प्लस जब ये इसको क्रॉस करेगी तो ये इसकी लेंथ, यानी कि इनको जो दोनों को एक दूसरे को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी है, x + y तो तय करनी ही है, लेकिन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस क्रॉस ईच अदर एट 9.3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब इनकी, अब एक चीज बताओ कि जैसे ये मान लो ये टी मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये पी मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो यानी कि जब इनकी, अब मैंने रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला समझा दिया तुमको, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे तो हमने क्या करा था, स्पीड्स को माइनस करा था। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो हमें रिलेटिव स्पीड को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यानी कि T + P अब बराबर कितना है, 9.3 मीटर, 9.3 सेकेंड्स। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला सबसे बेसिक फॉर्मूला है, जो होता है, जो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड, यानी कि स्पीड को हम यदि यहाँ लेंगे तो टाइम इज इक्वल्स टू, ये आ गया जाएगा फॉर्मूला, तो यानी कि x + y अपॉन T + P इज इक्वल टू 9.3, यानी कि T + P हमारे पास कितनी आ जाएगी, यानी कि दोनों स्पीड, दोनों ट्रेन की कंबाइंड चाल है ये तो दोनों ट्रेन की हमारे पास जो कंबाइंड चाल है वो 152.5 प्लस 158.5, यानी कि 158 प्लस वो हो जाएगा 310 अपॉन 9.3, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 3193, यानी कि 100.3 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड। अब हम इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, ठीक है। अब हम यदि आगे की तरफ बढ़े, हाँ तो देखो, अब एक चीज, हाँ
ये क्या है, स्टिल वाटर में स्पीड। जैसे सपोज करो कि एक नदी है, रिवर है। जैसे रिवर, मैंने सपोज करो कि ये मैंने रिवर बना दी, ठीक है। और ये मैंने उसकी चाल बना दी, जैसे ये तो मैंने उसका वो बना दिया है, ये नाव है, ठीक है। अब ये सपोज करो कि ये इस डायरेक्शन में बह रही है, ये इस डायरेक्शन में बह रही है। और नदी की चाल हम यदि बाई, नदी की चाल हम क्या मान रहे हैं, बाई मान रहे हैं, यानी कि द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। और स्पीड ऑफ द बोट यदि हम मान लें एक्स मान लें, स्पीड ऑफ द बोट हम एक्स मान लें, जो कि स्टिल वाटर में है, स्टिल वाटर में। तो यानी कि जब हम स्टिल वाटर जो है बोट की, उसका चाल तो एक्स मान लिया और बाई मान लिया, तो एक्स और बाई में से कौन बड़ा होगा, एक्स और बाई में से कौन। तो कुछ तो जवाब देंगे भाई बड़ा होगा, क्योंकि उनको ना बहानी है अपनी, उनको मरना है नदी में। तो भाई बाई इज इक्वल टू, जब एक्स होगा तो एक चीज बताओ, ये नाव नहीं, ये नाव को बहा के ले जाएगी नदी भाई, नदी बहा के ले जाएगी इस नाव को। तो यानी कि एक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन बाई होगा, एक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर किससे होगा, बाई से होगा। अब एक चीज बताओ कि ये, जैसे ये चाल जो जा रही है, ये नदी की डायरेक्शन में जा रही है, नदी की डायरेक्शन में जा रही है। तो जब ये नदी की डायरेक्शन में जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। और अब ये अपस्ट्रीम है, तो एक चीज बताओ मेरे को, जब ये नदी की डायरेक्शन में ही जा रही है, तो ये अपस्ट्रीम की चाल कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम की चाल कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम की चाल हो जाएगी हमारे पास एक्स माइनस बाय। क्योंकि जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यानी कि जो हमारे पास वो रिलेटिव स्पीड से यदि हम निकालें तो अपस्ट्रीम इतनी हो जाएगी। और डाउन स्ट्रीम यानी कि नदी की विपरीत दिशा में जा रही है, नदी की विपरीत दिशा में, यानी कि नदी इस दिशा में बह रही है तो बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यानी कि उसकी चाल कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस बाई किलोमीटर पर आवर। अब हमको यही तो देखना है था यहाँ पे, से केवल यही तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, स्टिल वाटर की बोट और स्ट्रीम की चाल में। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, कि ये कह रहा है हमसे 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि हम यदि देखें तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि x की वैल्यू तो हमें 20 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। भाई मैंने x और y इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं हमेशा x और y मानता हूँ, वो मेरे को इजी लगता है। तुम और कुछ भी मान सकते हो, ये मत कहना कि ये x एंड y ही क्यों माना, और कुछ क्यों नहीं, ठीक है। एक्स और वाई ही क्यों मानते आ रहे हो, हम और कुछ क्यों नहीं मान सकते, ठीक है। तो यदि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो एक चीज बताओ मेरे को, जब ये 150 किलोमीटर जाके और स्टार्टिंग पॉइंट पे 16 आवर्स में आ गया है, तो सपोज करो कि इसने जो 150 किलोमीटर गया है ना, यदि ये डाउन स्ट्रीम गया होगा तो ये 20 प्लस एक्स की चाल से चला है, 20 प्लस बाई की, सॉरी, 20 प्लस बाई से। और ये जो डाउन स्ट्रीम गया होगा वो कितने से गया होगा, ये अपस्ट्रीम तो 20 माइनस 22 से, और डाउन स्ट्रीम 20 प्लस 22 से। और ये इसका टाइम कितना है, टोटली 16, टोटली 16। यानी कि हम यहाँ से देखें तो 16, 400 माइनस 22 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3000, और 3000 कितना हो जाएगा, 6000, ठीक है। यानी कि 400 माइनस 22 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे देखें 16 से डिवाइड करेंगे इसको, 16 × 48, है ना। और 16 × 48, 16 16 × 16 = 112, यानी कि y की वैल्यू हम यहाँ से देखें तो हमारे पास वैल्यू 5 आएगी। यानी कि जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगी वो 5 आएगी, ठीक है। अब यहाँ से भी देख लो y की वैल्यू 5 आ रही है, जो कि बोट की स्पीड से बहुत कम है। भाई बोट की स्पीड यदि कम हो गई तो एक चीज बताओ यार, ये नदी इसको बहा के नहीं ले जाएगी क्या। जैसे नदी की स्पीड मान लो तुमने 40 किलोमीटर पर आवर मान ली, और इसकी यदि तुमने 10 किलोमीटर पर आवर ही मानी, तो भाई ये तो बह जाएगी, नाव ही बह जाएगी उस नदी में, नाव ही बह जाएगी उस नदी में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फॉर ए सम 900 टू यील्ड 810। यानी कि 810 एज इंटर, देखो भाई इंटरेस्ट क्या होता है, एसआई की वैल्यू क्या होती है, P × I × T/100। यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया, ये तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि हमें एसआई की वैल्यू यदि पता चल जाए,
तो हम एसआई और प्रिंसिपल की वैल्यू यदि हमें पता हो, और हमें यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता हो, इन्वेस्ट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता हो, तो हम टी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। पर हम यहाँ से एक तो बेसिक तरीका यही हो गया कि फॉर्मूला लगा के निकालो। भाई जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो फॉर्मूला यदि जानता हो तो वो फॉर्मूले से निकालेगा। लेकिन यदि जो कोई अच्छा है, मतलब कि कर सकता है कुछ, जो जिसने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो एक चीज बताओ, ये 900 को 810 प्रोड्यूस करना है। तो यानी कि ये 900, आठ, मतलब ये जो 810 है वो 900 का कितना प्रतिशत है, 90% है। यानी कि जब वो 90% सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या करेगा, 90% जो है सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 5% की एनम पे। तो यानी कि जब एक साल में 5% कमा रहा है तो 90% कितने ईयर्स में कमाएगा, 90% 18 ईयर्स में कमा लेगा। 18 ईयर्स में कमा लेगा। भाई ये मॉक में तो इतने इजी इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं ना। इसके बाद हम वो देखेंगे क्या, ओलाई बोर्ड का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, उस पे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कंपैरेटिवली यदि हम देखें तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट सॉल्यूशन में ये तो कॉन्फिडेंस बूस्टर है एक तरह से, कि जो तुम्हारा अच्छे नंबर आएंगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ए मैन बोरोव्ड 50,000 4 ईयर एट ए रेट ऑफ 2% कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जो रेट होगी वो हमेशा कितने में होगी, सक्सेसिव पे होगी। और सक्सेसिव का मैंने 2 ईयर का तो फॉर्मूला बता दिया था, जैसे ए प्लस बी अपॉन ए प्लस ए बी अपॉन 100। ये तो टू का वो हो गया कि यदि ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है। अब एक चीज बताओ, 2 ईयर्स एट ए रेट ऑफ 2% ऑन कंपाउंड, द डिफरेंस इन द अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब हमें एक चीज बताओ कि जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट होता है, जैसे अमाउंट को हमने 100 मान लिया, तो जो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट होगा, वो तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट ले लो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो, वो अमाउंट तो हमेशा इक्वल ही रहेगा ना। फर्स्ट ईयर के लिए तो जो अमाउंट रहेगा वो इक्वल रहेगा। फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट रहेगा वो तो इक्वल रहेगा। यानी कि जब हम अमाउंट को इक्वल मान रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में तो उसने कितना करा होगा, ए जैसे सपोज करो कि उसके पास प्रिंसिपल जो था वो 100%, प्रिंसिपल जो 100 था, तो उसके पास फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कितना है, 102 है। लेकिन जब वो दूसरे ईयर में जा रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, दूसरे ईयर में जा रहा है तो सक्सेसिव परसेंट वाला फॉर्मूला लग गया। दूसरे ईयर में जा रहा है तो 4% नहीं हुआ वो 2 + 2 + 2 इंटू 2 अपॉन 100, यानी कि वो 4 + 0.04। ठीक है, तो वो हो जाएगा 4.04। यानी कि जो दूसरे ईयर में जो अमाउंट होगा ना, वो दूसरे ईयर में अमाउंट कितना हो गया, 104.04%। 104.04। तो यानी कि हम यदि डिफरेंस निकालें तो 102 और 104.4 में कितने का डिफरेंस है, 2.04% का ही तो है। 2.04% का ही तो है। यानी कि हम 50,000 का 2.04% निकाल देंगे। 50,000 का, 50,000 का 2.04%, यानी कि परसेंट का मतलब ये, यानी कि 204 × 5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,000। 1,000 आंसर आ जाएगा। हमें क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, 3 ईयर्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 20,000 एट 20% पर एनम। हम यदि 3 ईयर्स का यदि सिंपल इंटरेस्ट देखें, हम यदि 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट देखें, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 3 ईयर्स में 60% का प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिल जाएगा हमको। लेकिन यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो सक्सेसिव परसेंट का फॉर्मूला लगेगा। यानी कि यदि 100 से यदि हम 10% का डिस्काउंट दे के चलें, 10% की जैसे हम लेके चले, तो वो 100 से दूसरे ईयर में 110 हो रहा है। वो एसआई में भी 110 ही हो रहा था फर्स्ट ईयर में। लेकिन जो है वो इस पे कैलकुलेट करा जाएगा। अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा ना, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा ना वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। ठीक है, और एसआई में क्या होता था कि जो प्रिंसिपल है वो हमेशा प्रिंसिपल ही रहेगा। जैसे प्रिंसिपल 100 है ना, तो वो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए भी 100 है, सेकंड ईयर के लिए भी 100 है, और थर्ड ईयर के लिए भी 100 है। चाहे वो 1,000 ईयर की होगी ना तो उसके लिए तो ये क्या है, उसके लिए 100 ही रहेगा। लेकिन जो इसमें वो है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। यानी कि हमें 110 पे 10% लगाना है। यानी कि जो
दूसरे ईयर में वो अमाउंट होगा ना, वो 121 होगा। और जो 121 है ना, अब वो तीसरे ईयर के लिए प्रिंसिपल है, तो यानी कि 10% का जब इस पे लगाएंगे तो हमारे पास 133 पॉइंट बना जाएगा। तो यानी कि हम देखें तो 100 पे यदि हम तीन तीन ईयर्स के लिए 10% का ब्याज देखें तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 33.1। लेकिन वो एसआई में कितना आ रहा था हमारे पास, सिंपली 30%। सिंपली 30% आ रहा था, तो यानी कि डिफरेंस तो हमने देख लिया यहाँ पे ही, देखो डिफरेंस तो हमने देख लिया यहाँ पे ही। तो इसी प्रकार से यदि 20% का वो है, तो ए जो 3 होगा वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो कितना होगा, 60% होगा। लेकिन जो A3 होगा सीआई के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वो कितना होगा। अब मैंने तुम्हें वो तो बता दिया था 2 इयर्स वाला। 3 इयर्स के लिए फॉर्मूला होता है A+B+C प्लस AB+BC प्लस CD अपॉन 100 AB+BC+AC अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन तो यानी कि हम यहां से निकाल रहे हैं, तो A+B+C कितना हो जाएगा, 60 प्लस, ये देखो 400 प्लस 400 प्लस 400, यानी कि 1200/100, 12 प्लस ये 20 20 20 करेंगे तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, 8000/10,000, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 72.8%। 72.8, यानी कि जो A3 है ना, वो 72.8% है। भाई ये सिर्फ इंटरेस्ट है, ये सिर्फ इंटरेस्ट है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है ये दोनों ही में। तो इनका अमाउंट कितने कितने, 160% और 172.8%। यदि हमसे कोई अमाउंट का डिफरेंस पूछे या फिर सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे, तो वो इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, 12.8%। तो यानी कि वो 12.8% हमको कितने पे लगाना है, 20,000 पे लगाना है। यानी 20,000 का 12.8% कितना हो जाएगा हमारे पास, 2560। भाई देख लो, 16 का मल्टीपल आना चाहिए। 16 का मल्टीपल है 128, 16 का मल्टीपल है। तो देखो ये भी 16 का मल्टीपल है, ये भी 16 का मल्टीपल है। ठीक है, ये 16 का मल्टीपल नहीं है, ये 16 का मल्टीपल नहीं है, तो इसमें से और इसमें से इसमें से और इसमें से आना चाहिए। लेकिन 128 का भी मल्टीपल देख लो, तो 128 का मल्टीपल 256, 256। ठीक है, अब हमें ये वाला देखना है ट्रेपेजियम। हमें ये ट्रेपेजियम में क्या दिया हुआ है, ट्रेपेजियम होता क्या है, पहले तो ये चीज बताओ। ट्रेपेजियम होता है कि जैसे जिसकी दो भुजाएं जो होती हैं वो आमने सामने की भुजाएं, वो तो पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रेपेजियम क्या है, A B C और D। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि AD, रुको 1 सेकेंड, हाँ ए, नो, थोड़ा सा इजी बना रहा हूँ मैं डायग्राम को, ठीक है, डायग्राम को इजी बना रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो। A B C और D। ठीक है, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो गई, और ये दोनों साइड यदि इक्वल हो जाएंगी तो ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, और यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये सिंपल ट्रेपेजियम होगा, सिंपल ट्रेपेजियम होगा। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन को करने के पीछे हमको काम आने वाला है, कि हमें दिया हुआ क्या है कि एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ A B and C D। यानी कि यदि हम सपोज करो कि यहाँ पे हम एक अलग से बना दें ये ट्रेपेजियम, तो हमारा ट्रेपेजियम कुछ ऐसा बन जाएगा, A B C और D। यानी कि इसका और इसका यदि हमें पहले दिया हुआ है और हमें इनके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं A B और C D के, A B और C D के मिड पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, M और N। ठीक है, तो वो M N की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। और हमें दिया हुआ क्या है कि BC की वैल्यू 10 है। BC, 1 सेकेंड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन AD एंड BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एरिया फाइंड करना है। अब हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जो है एरिया का, वो पता होना चाहिए, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस।
बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो एक चीज बताओ, जब ये हम ये देख पा रहे हैं कि एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हमारे पास डिस्टेंस दी हुई है 10 सेंटीमीटर। लेकिन हम इसको कहाँ से निकालेंगे? इनकी जो सम है वो सम का हमें कहाँ से पता चलेगा? यानी कि हमें ए डी प्लस बी सी चाहिए। ए डी प्लस बी सी हमें यदि चाहिए तो हमें क्या करना है? तो इसका एक ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए कि जब हमें कोई ट्रेपेजियम दिया हुआ हो और उनके मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन हमें दी हुई हो, तो मिड पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन है ना, वो इन सम का आधा होती है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का आधा होती है। सम और पैरेलल साइड्स अपॉन टू होती है। यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन टू होती है, तो हमें जो है एम एन की वैल्यू 16 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा? सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना आ जाएगा हमारे पास? 32। 32। तो यदि जब हमारे पास ये 32 आ गया, तो एरिया ऑफ द ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 32 इंटू 10, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम यदि इसमें यदि इस कॉन्सेप्ट यदि हम इसके टोटल व्यू को जाने हैं, स्मॉक टेस्ट में हमने क्या क्या देखा? हमने स्मॉक टेस्ट में देखा कि हमें देखो, सबसे महत्वपूर्ण यदि टॉपिक की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमें क्या मिला इसमें? रेशियो वाला। रेशियो वाले टॉपिक से क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन हम यदि देखें तो परसेंटेज और रेशियो तो ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। हम जैसे देखें, सपोज करो कि हमने ये वाला टॉपिक देखा था, ये SICI वाला, या फिर जो भी हमने टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक देखा था। टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक में मेन कॉन्सेप्ट क्या था? मेन कॉन्सेप्ट तो रेशियो वाला ही था। मेन कॉन्सेप्ट तो रेशियो वाला ही था। अब हम यदि रेशियो वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे 3 टॉपिक्स क्लियर हैं उसके पीछे। 3 टॉपिक्स क्लियर कौन कौन से? हमने देखो पार्टनरशिप वाला पढ़ा था, पार्टनरशिप। हमने पार्टनरशिप का जब हमने देखा था क्वेश्चन, तो उसमें जब तीनों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग दिया हुआ था, तो हमने पहले रेशियो निकाला था, फिर उनको फिर उनका टोटल इन्वेस्टमेंट निकाला था, फिर उनकी वैल्यूज फाइंड करके जब हमने सी का शेयर फाइंड करा था। तो उसमें मेन रोल किसका था? मेन रोल था उसमें रेशियो का। जब ये मेन रोल ये रेशियो का है, तो हमें रेशियो बहुत अच्छे से पढ़ना है। और रेशियो जहां हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो पहले इसकी थ्योरी भी अच्छे से होनी चाहिए और इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होनी चाहिए। तो इसकी यदि प्रैक्टिस आपको करनी है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, और जिसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और आपको ये जो सॉल्यूशंस की जो स्लाइड्स हैं वो आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।